यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 9th का चैप्टर 3 तक क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्लास 9th में पढ़ना है चैप्टर 4 that is diversity in living organism. Okay, so let's discuss about class 9th biology chapter 4 that is diversity in living organism. Okay, तो देखिए आप लोग एक बात नोटिस मतलब आप लोग देखिए आप लोग एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं सो दिस विल मोटिवेट मी मच मोर। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ओके, और एज पॉसिबल आप लोग शेयर भी करिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 4 दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी अपने देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म्स को हमें क्लासिफाई क्यों करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, organisms are classified to make it easier to study them, understand their relationship and learn about their evolutionary history। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव टू नो अबाउट देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पूछा गया है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आप ऐसे कोई भी 3 एग्जांपल दीजिए जो कि आप देख पा रहे हैं, वेरिएशन देख पा रहे हैं अपने लाइफ फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा साइज, लाइफ स्पैन और कलर। देखिए साइज तो हम नॉर्मल देख लेते हैं, कोई इंसान छोटा होता है, कोई इंसान बड़ा होता है, ऐसा हम देखते हैं, ठीक है। कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है। और हम ये भी देखते हैं कि किसी की लाइफ स्पैन बहुत ही अधिक टाइम तक, कुछ लोग होते हैं 100 एज पार कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं 60 एज तक जाते जाते क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। कोई कभी एक्सीडेंटल डेथ कभी, मतलब लाइफ स्पैन उसकी क्या रह जाती है, शॉर्ट रह जाती है। और किसी किसी की लाइफ स्पैन बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन में चेंजेस। कलर की बात करें तो कलर भी बहुत सारे टाइप का होता है, किसी का डार्क कलर होता है तो किसी का लाइट कलर होता है, ठीक है। किसी का कलर एकदम ही व्हाइट होता है, ठीक है। वो एकदम व्हाइट कलर कैसे होता है, ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, क्योंकि उसका मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना वो प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए उनका कलर जो होता है और भी ज्यादा व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम जो है साइज में, कलर में, लाइफ स्पैन में चेंजेस नॉर्मली देख लेते हैं, वरना वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होती हैं। जैसे कि आप देखिए आई कलर, तो किसी किसी की आई से कलर रेड हो, तो किसी किसी के आई से कलर ब्लैक होते हैं, तो किसी के ब्राउन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ईयर लोब्स की, तो किसी के ईयर लोब्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं और किसी के हैंगिंग होते हैं, ठीक है। और क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, तो चलने का तरीका, ठीक है, सबके चलने का तरीका अलग अलग होता है, उठने बैठने पोस्चर सब कुछ क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं चेंजेस, हम लोग जो वेरिएशंस देखते हैं वो, ठीक है। कोई अभी स्टूडेंट्स में देख लीजिए, कोई बहुत ही ज्यादा वीक होता है और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब किसी की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है किसी भी चीज को लर्न करने की, और किसी की कैपेसिटी बहुत ही लो होती है, इसलिए वो बच्चा के थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है।
तो ये थी इवोल्यूशनरी चेंजेस जो कि, तो ये थी वेरिएशन जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? क्वेश्चन इज, सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज द basis of क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है? तो देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसका हम अगर नॉर्मली समझें तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, what is the basis of classification? The basis of classification is should characterize among living organisms. These characteristics are the, किन कैरेक्टरिस्टिक पे हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम यहाँ लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हाट? सबसे पहले हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर, एंड देन बॉडी, सिमेट्री, थर्ड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, patterns, fourth one is circulatory system patterns, fifth one is reproductive system, sixth one is mode and source of nutrition, and last seventh one is body organization. ओके, देखिए अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, so we have to tell that the basis of classification is shared characteristic among living organisms. These characteristics can include cell structure, body symmetry, digestive system patterns, circulatory system patterns, reproductive system, mood and source of nutrition, as well as body organization. Okay, देखिए classification is the process of organizing organisms into groups based on these shared characteristics. Classification एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर देते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, the basis of classification can vary depending on the purpose of the classification. For example, in the 5 kingdom classification system, the main basis of classification is made of nutrition. देखिए अगर हम बात करें 5 किंगडम सिस्टम की, तो क्यों 5 किंगडम सिस्टम बना, क्यों नहीं 2 किंगडम सिस्टम पे रह गया? इसलिए अब देखिए आप कंफ्यूज हो, 2 किंगडम सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम सब क्या है, तो आप ये सब के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं कम क्लास 11th में। ठीक है, अगर आप चाहे अपनी नॉलेज के लिए मैंने क्लास 11th में ये चैप्टर अपलोड भी करके रखा है वीडियो, तो आप लोग इसे डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों 5 किंगडम बना, क्यों नहीं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे रह गया? क्योंकि उसमें जो मेन वजह थी वो क्या थी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेक इट इजियर टू स्टडी अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे ये आसानी हो जाती है कि हम लोग जो है बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इनफैक्ट ये इस चीज में हेल्प करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की
उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके जेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब कुछ जानने में हेल्प कौन करता है, तो वो क्लासिफिकेशन ही हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है देखिए। तो इस टॉपिक में हमें कुछ डिटेल नोट करने जैसा नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। ठीक है, तो मैं कुछ बोर्डिंग इसमें नहीं करूंगी इस टॉपिक में, आप लोगों को सिर्फ इस टॉपिक को समझ लेना है और आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उन्हें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं उनके बॉडी डिजाइन पे। अगर हम लोग एक शेर को देखेंगे तो हम सबसे पहले उसकी बॉडी के डिजाइन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये क्या है, शेर है। उसी तरह तभी तो हमसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये शेर है, क्योंकि उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि हम एक पेड़ देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पेड़ देख के कहेंगे कि अरे ये तो इंसान खड़ा है, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है कि ये पेड़ है, इसकी ऐसे इसके पास ट्रंक, इसके पास जो होते हैं ट्रंक्स होते हैं, इसके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पता है कि ये सब सिर्फ किसमें शो हो सकती है, किसी ट्री में ही शो हो सकती है, पेड़ में ही शो हो सकती है, ना कि किसी अदर थिंग में। ठीक है, अगर हम वही बात करें किसी जानवर की, तो हम जानवर को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस कि ये जानवर ही है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि उसके पास टेल होगी, ऑफकोर्स सी बात है टेल होगी, उसके पास जो उसके पैर हैं वो अपने पैरों आगे के जो उसके दो पैर हैं उनको, और फिर वो जो है अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक की बॉडी पे फर्स होंगे। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, एनिमल्स के। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस को देखेंगे तो हम लोग ह्यूमंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सबको अलग अलग, हमें कुछ समझ नहीं है कि किसे क्या कहते हैं, हमें सब कुछ क्लियर होता है कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, once a certain body design comes into existence, it will shape the effects of all other subsequent design changes simply because it already exists. देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई फैशन है, कोई ट्रेंड है, वो आ जाता है, ठीक है, तो क्या हम लोग भी उसे कॉपी नहीं करने लगते हैं कि हाँ भाई ये चीज फैशन में है, ट्रेंडिंग में है, तो हमें भी इस चीज की कॉपी करनी है। सभी लोगों के अंदर ये होता है कि हमें फैशन ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो ये सब क्या, वैसे ही अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी डिजाइन आ जाती है एग्जिस्टेंस में, तो वो सभी शेप मेंटेन कर देगी। ठीक है, अदर जो डिजाइन है उनका एक शेप मेंटेन कर लेगी, और क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी थी। देखिए, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, इसे नोट करने लायक है। अगर हम यहाँ पे नोट करें कि फर्स्ट आइडिया ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, तो दिया है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। कब दिया, 1859 में। कहाँ दिया, किस बुक में इन्होंने मेंशन किया, तो इनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, किस है, तो इवोल्यूशन के आइडिया को। ठीक है, फर्स्ट आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, Charles Darwin first described this idea of evolution in 1889 in his own book, that is The Origin of Species. Okay, when we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body designs that have not changed very much. देखिए, हम ऐसा भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका की बॉडी डिजाइन क्या है, एंशिएंट है, कि बहुत टाइम
टाइम से वही बॉडी डिजाइन चले आ रहे हैं, पर क्या वो चेंज हुए? तो नहीं हुए, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं हुए। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, उनका माइंडसेट में वेरिएशन हो सकता है, उनके रहन सहन में वेरिएशन हो सकता है, पर क्या उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगे? तो बहुत कम चेंजेस आते हैं, ठीक है। We will also find other group of organisms that have acquired their particular body designs relatively recently. Those in the first group are frequently required as primitive or lower organisms, while those in the second group are called advanced or higher organisms. देखिए, हम कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास पाएंगे, ठीक है, जिनकी बॉडी डिजाइन पहले तो कुछ और हुआ करते थे, लेकिन ड्यू टू इवोल्यूशन उनके बॉडी डिजाइन क्या हो गए? चेंज हो गए। जैसे कि देखिए, जिराफ जिराफ की गर्दन अभी क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है, लेकिन क्या जिराफ की गर्दन हमेशा से लंबी रही है? तो नहीं, जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, कोट की तरह से जिराफ की भी गर्दन हुआ करती थी। पर हुआ क्या कि जब पत्तियां नीचे की खत्म होने लगी, ठीक है, छोटे छोटे जब पौधों की और पेड़ की जो नीचे की पत्तियां होती है जब वो खत्म होने लगी, तो फिर जिराफ को क्या नीड हुई? पत्तियों की नीड हुई, जिसके लिए उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा अप करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो ऊंचाई की पत्तियों को क्या कर सके? इजीली गेन कर सके, इजीली ले सके, ठीक है। तो इसलिए जिराफ ने अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की, और जैसे ही जिराफ ने कोशिश की तो कुछ जनरेशन बीतने के बाद जिराफ की गर्दन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? लॉन्ग हो गई, लंबी गर्दन होने लगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए, ऐसे ही कुछ वेरिएशन, ऐसे ही कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है the hierarchy of classification ग्रुप्स। ओके, क्लासिफिकेशन को हम कैसे ग्रुप में डिवाइड किए हैं, यही सब हमें स्टडी करना है, ठीक है। देखिए, बायोलॉजिस्ट जिनका नाम अर्नस्ट हैकेल है, ठीक है, यहाँ पे हम 3 बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हैं अर्नस्ट हैकेल, 1894 में। वही दूसरे हैं रॉबर्ट विटेकर, 1959 में, और कार्ल लुईस 1977 में। इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है, क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। इसमें ब्रॉड कैटेगरी जिसे इन्होंने कहा था कि एक किंगडम में क्लासिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, 3 साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट हैकेल in 1894, रॉबर्ट विटेकर in 1959 and कार्ल लुईस in 1977 have tried to classify all the living organisms into broad categories called kingdom. Okay, इतना क्लियर है? रॉबर्ट विटेकर ने जो किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया था वो 5 किंगडम सिस्टम था। 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन आता है? तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम सिस्टम का, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में रखा था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। ये जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस बेसिस पे ये ग्रुप फॉर्म हुए थे? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। The modification of classification was introduced by
by dividing the Monera into Archaebacteria and Eubacteria. देखिए वूज ने क्या किया था, कार्ल वूज ने 1977 में इन्होंने कहा था कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा को भी हमें डिस्क्राइब कर, देखिए किंगडम मोनेरा में 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, एक मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं और एक एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। तो आखिर में इनको भी तो डिवाइड करना जरूरी है, तो जी बिल्कुल इनको डिवाइड करने के लिए कार्ल वूज ने ले आया किंगडम आर्किबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए कैसे स्कीम में क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने की स्कीम क्या है, तो उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर हम रखते हैं किंगडम को। ठीक है, सबसे ऊपर हम किसे रखते हैं, किंगडम को। किंगडम से नीचे आते हैं फाइलम। फाइलम जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसके बदले हम डिवीजन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किंगडम फाइलम, फाइलम के नीचे आते हैं क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे आ जाता है फैमिली, और फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे व्हाट, स्पीशीज। सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किंगडम। अगर हमें किंगडम पता चल गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो फाइलम में डिवाइड है या फिर डिवीजन में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्लास पता होनी चाहिए, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। ओके, तो कुछ इस टाइप का ऑर्डर होता है हमारे स्टडी करने का। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इन सब के बारे में, किसके बारे में, तो किंगडम सिस्टम के बारे में। 5 किंगडम सिस्टम जो है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल ये आते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करना। 16 डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हमें स्टडी करना है किंगडम मोनेरा के बारे में। इसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनल जो होते हैं, न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स, क्या ये वेल डिफाइन होते हैं, तो वेल डिफाइन, बताइए न्यूक्लियस ऑर्गेनल वेल डिफाइन होते हैं, तो जी नहीं, न्यूक्लियस ऑर्गेनल वेल डिफाइन इसमें क्या नहीं होते हैं। ठीक है, इनके पास डू नॉट हैव multicellular body डिजाइन, से इनके पास कोई भी मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन नहीं होती है। इनमें से किसी किसी के पास some have cell wall but some do not। किसी किसी के पास सेल वॉल होती है और किसी किसी के पास सेल वॉल नहीं होती है। इनके अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनमें भी ऑटोट्रॉफिक होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होंगे या फिर और हेटेरोट्रॉफिक, या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, किंगडम मोनेरा के एग्जांपल क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया, ब्रूगी, एल्गी, जिसे हम
साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। एंड एक और एग्जाम्पल क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये क्लियर है किंगडम मोनेरा के बारे में। That kingdom Monera do not have defined nucleus organelles, do not have multicellular body designs. Some have cell wall, but some do not have. The mode of nutrition of organisms in this group can be either by synthesizing their own food, that means autotrophic, or getting it from the environment, that means it is heterotrophic. Example of kingdom Monera is bacteria, blue-green algae, or cyanobacteria and mycoplasma. So अब हमें स्टडी करना है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम मोनेरा क्लियर है। So now let's discuss about kingdom protista. Second one is kingdom protista. इसमें यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, अपेंडेज नाम का ऑर्गन यूज करते हैं, मीन्स हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला का यूज करते हैं। किस लिए? फॉर मूविंग अराउंड। ओके, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कुछ इसमें से ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वहीं कुछ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हो जाते हैं एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड व्हाट, डायटम्स। ठीक है, बताइए क्लियर है किंगडम प्रोटिस्टा? That it include unicellular eukaryotic organisms. Some organisms use appendages such as hair-like cilia or whip-like flagella for moving around. Mode of nutrition of protista may be autotrophic or heterotrophic. Examples of kingdom protista include algae, diatoms, and protozoans. Okay, so now we have to discuss about kingdom fungi. Third one is kingdom fungi. ओके, ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपने फूड की तरह से यूज करते हैं किसका? डिकेइंग मटेरियल्स का, जो भी सड़े गले मटेरियल होते हैं खाने को, उनका ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एज देयर फूड। इसीलिए हमने सैप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है? जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट। फंजाई जो होते हैं सड़ी गली चीजों को ही खाते हैं, इसलिए हम इन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं। कोई कोई क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मल्टीसेलुलर। इनकी लाइफ कुछ बीतने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मल्टीसेलुलर में। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो हाँ इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, टॉप लेयर में, ठीक है, जो किस चीज से बनी होती है?
बनी होती है काइटिन में। टफ लेयर किसकी होती है? टफ सुगर लेयर होती है। टफ सुगर लेयर होती है जो कि बनी होती है काइटिन से, जिसे हम कहते हैं काइटिन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं मशरूम एंड ईस्ट। ओके, क्लियर है किंगडम फंजाई? They are heterotrophic eukaryotic organisms who use decaying organic material as their food called saprophytes. Many of them to become multicellular organisms at certain stages in their lives. They have cell walls made up of tough complex sugar called chitin. Mushrooms and yeast are the examples of kingdom fungi. Okay, so now we have to discuss about kingdom plantae. देखिए, अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि देखिए किंगडम प्लांटी में कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं सिंपल सी बात है अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से अपना भोजन खुद से बनाते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से हेल्प से अपना खाना ये खुद से बनाते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस से किंगडम प्लांटी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, इन द सेंस जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जितने प्लांट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं किंगडम प्लांटी में। अगर हम बात करें किंगडम एनिमलिया की, देखिए प्लांटी एनिमलिया को हमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसे कुछ ज्यादा नोट नहीं कर रही हूँ कि हाँ चलिए हम किंगडम प्लांटी पढ़ लेते हैं, किंगडम एनिमलिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट हो जाएगा किंगडम प्लांटी के बारे में, ठीक है, किंगडम एनिमलिया के बारे में, ठीक है। इसलिए देखिए किंगडम एनिमलिया जो होता है ना वो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनमें क्या सेल वॉल प्रेजेंट रहती है? नहीं, किसी भी एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन कब? जब वो मल्टीसेलुलर हो तब, ठीक है। और ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग है क्या? हम लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं? तो नहीं, हम लोग किस पे डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाएंगे तो हमें भोजन मिलेगा, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है किंगडम एनिमलिया के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।